जादुई अमरूद। राजू और प्रशांत दो भाई थे। वो खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें बहुत तेज भूख लगी, पर उनके पास पैसे नहीं थे। तभी वहाँ से एक फल वाला निकला। भैया देखो, इस फल वाले के पास कितने प्यारे प्यारे अमरूद हैं। मेरा तो अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है। राजू, मन को काबू में रखो। तुम्हें पता है ना, हमारे पास पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, एक बार हम उससे मांग कर देखते हैं। अगर उसने हमें अमरूद दे दिया तो खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, वो हमें नहीं देगा। राजू उस फल वाले के पास जाता है और उससे कहता है, भैया मुझे एक अमरूद दे दो। 60 रुपए किलो है, बताओ कितने कर दूं? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो फिर क्या अमरूद फ्री में बट रहे हैं जो मुझसे मांगने आ गया? चल जा यहाँ से। मुझे बहुत भूख लगी है, एक अमरूद दे दो बस। नहीं, तू जा यहाँ से। राजू चुपचाप उसके फल के ठेले पर से एक अमरूद चुरा लेता है और प्रशांत को जाकर कहता है, भैया भैया देखो, मैं अमरूद ले आया। अरे ये अमरूद क्या तुझे उसने खुद दिया है? सच सच बता। नहीं, मैंने उसके ठेले पर से उठा लाया। राजू, चोरी करना गलत बात है। उसका अमरूद वापस करके आ, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी पापा से। वो तो भैया बहुत आगे निकल गया है, अब तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है तो आधा अमरूद खा लेता हूँ और आधा जमीन में गाड़ देता हूँ। जब बहुत सारे अमरूद हो जाएंगे तब उसमें से एक अमरूद तोड़कर मैं अमरूद वाले को दे दूंगा। अरे ऐसा भी कभी होता है क्या? हाँ, पापा ने कहा था कि जमीन में जो गाड़ो वो ऊपर उगकर आ जाता है। देखना, इस आधे अमरूद के बहुत सारे अमरूद हो जाएंगे। तू और तेरे सवाल। जा जमीन पे गाड़ के आ जा अपने आधे अमरूद को। राजू आधा अमरूद खाकर आधे अमरूद को जमीन में दबा देता है और दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब राजू अमरूद की दबाई हुई जगह पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ एक अमरूद पेड़ खड़ा है। भैया भैया देखो, अमरूद का पेड़ उग गया है। मैंने कहा था ना, इस अमरूद को यहाँ दबाऊंगा तो एक पेड़ बन जाएगा। देखो उग गया ना, अब तो मुझे बहुत सारे अमरूद खाने को मिल जाएंगे। अरे राजू, ये कैसे हो गया? रातों रात यहाँ पर अमरूद का पेड़ कैसे खड़ा हो गया? ये तो जादू हो गया। वो मत सोचो भैया, इसमें से एक अमरूद तोड़कर उस अमरूद वाले को दे आते हैं। आपने ही तो कहा था कि चोरी करना गलत बात है। अब हम अपनी गलती सुधार लेते हैं। प्रशांत और राजू दोनों उस पर अमरूद वाले को ढूंढते हैं। कुछ दूरी पर अमरूद वाला दिखता है और उसे अमरूद वापस कराते हैं। भैया, कल हमने आपका एक अमरूद लिया था तो वही आज वापस करने आए हैं। ये लो आपका अमरूद। अरे कल तक तो ये बच्चे मुझसे अमरूद मांग कर खा रहे थे और आज मुझे अमरूद वापस करने आए। ये तो बड़े अजीब बच्चे हैं, ऐसा भी कोई करता है भला? राजू और प्रशांत भागे भागे अपने घर पहुंचते हैं और अपने माता पिता को सारी बात बताते हैं। राजू, तुम ये क्या कह रहे हो? एक दिन में कैसे पेड़ बन सकता है? मैं सही कह रहा हूँ। मैंने रात को आधा अमरूद जमीन में दबाया था और अगली सुबह वो पेड़ बन गया और उस पर बहुत सारे अमरूद भी आ गए। राखी और अशोक भागे भागे पेड़ के पास जाते हैं। जैसे ही अशोक अमरूद तोड़ने लगता है तो उसका हाथ एक टहनी से टकरा जाता है और उससे खून निकलने लगता है। प्रशांत उस खून को रोकने के लिए अमरूद का एक पत्ता उस पर लगाता है तो देखता है कि हाथ का खून रुकने के साथ साथ वो ठीक भी हो गया है। राखी अशोक तजुर्बे करते हैं और कहते हैं, अरे ये तो सच में जादुई अमरूद है। इससे तो हर रोग दूर हो सकता है। क्यों ना हम इससे उन गरीब लोगों की मदद करें जो अपना इलाज बड़े अस्पतालों में नहीं करा सकते। सही कह रहे हो। अगर हमें ये जादुई अमरूद मिला है तो हमें इससे सबकी मदद करनी चाहिए। अब अशोक और राखी उस अमरूद के पेड़ पर लगे अमरूद से सबकी मदद करते हैं और उन अमरूदों को बेचकर घर का खर्च चलाया करते हैं। ये सब बात जब उस फल वाले ने देखी तो उसने सोचा, अरे ये तो दोनों बच्चे वही हैं जिनको मैंने अमरूद नहीं दिया था और आज इनका अमरूद का व्यापार इतना बढ़ चढ़ कर चल रहा है। ये कैसे हो गया? फल वाला राजू के पास जाता है
और उससे पूछता है, बेटा, उस दिन मैंने तुम्हें अमरूद नहीं दिया था और आज तुम अमरूद का व्यापार कर रहे हो, ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे दिन कैसे बदल गए? अंकल, हमने ना एक अमरूद का पेड़ लगाया है जिस पर से अमरूद कभी खत्म ही नहीं होते। उसी पर से फल तोड़कर हम बेचा करते हैं। कल तक हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पर आज हमने अपना अलग मकान ले लिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे भी उस अमरूद के पेड़ पर से अमरूद तोड़कर बेचने चाहिए। मैं भी अमीर हो जाऊंगा। वो अमरूद के पेड़ के पास पहुंचता है। जैसे ही अमरूद को हाथ लगाता है तो उस पर लगे सारे अमरूद उसके सिर पर गिरने लग जाते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई पत्थर बरसा रहा हो। वहीं दूसरी ओर कुछ अमरूदों में से कीड़े निकलकर उसके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, जिससे डर के मारे वो जान बचाकर भाग जाता है। तभी वो प्रशांत से टकराता है। अरे अंकल, आपके ऊपर ये कीड़े क्या कर रहे हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ, इस अमरूद से मुझे बचाओ। इस अमरूद से कीड़े निकलकर मेरे ऊपर चिपक रहे हैं। मैं ये तुम्हारा जादुई अमरूद चुराने आया था, पर इस जादुई अमरूद ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। प्रशांत अमरूद के पेड़ के पास जाता है और उससे कहता है, अमरूद, इस फल वाले को माफ कर दो और इसको जाने दो। इसने जो भी किया लालच में आकर किया। अमरूद से निकले कीड़े उस पर से हट जाते हैं और अमरूद भी उसको मारना बंद कर देते हैं। अब फल वाला अपनी जान बचाकर भाग जाता है और प्रशांत और राजू उस अमरूद की मदद से सबकी मदद करते हैं और सबके प्यारे बन जाते हैं। वे अमरूद से सबकी सेवा करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। राजू मस्ती में जी भरकर अमरूद खाता है और बांटता है। जादुई बिरयानी चूल्हा। गुरुनाथ सिंह के घर एक मंगू नाम का बावर्ची काम करता था। वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाता था। उसके पकाए हुए भोजन को खाकर सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे। सभी पकवान में से सबसे स्वादिष्ट उसकी बिरयानी लगती थी। गुरुनाथ के जितने भी आस पड़ोसी और रिश्तेदार थे, वो सभी मंगू के बनाए हुए बिरयानी के दीवाने थे। एक दिन गुरुनाथ के घर कुछ खास मेहमान आने वाले थे। अरे ओ मंगू, जरा इधर तो आना। जी साहब, बोलिए, क्या बात है? शाम के वक्त कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। उन्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाना है जिससे सभी खुश हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिरयानी बनाने का काम में तुम लग जाओ। जी साहब, जैसा आप चाहे। मैं अभी से ही तैयारी में जुट जाता हूँ। मंगू बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाता है। शाम के वक्त गुरुनाथ के मेहमान आते हैं। मंगू उन्हें बिरयानी परोसता है। सभी बिरयानी खाकर बिरयानी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे ये तो मंगू का कमाल है। इतने स्वादिष्ट भोजन वही बना सकता है। यह सुनकर सभी मंगू को बुलाकर उसकी बहुत तारीफें करते हैं। एक आदमी बोलता है, मैं तो कहता हूँ होटल खोल लो, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाओगे तुम। धन्यवाद साहब, आप सभी लोगों को मेरी बनाई बिरयानी पसंद आई, वही मेरे लिए काफी है। फिर कभी मन हो तो कहिएगा, मैं जरूर बना दूंगा। इसी तरह सभी मंगू की बनाई बिरयानी की तारीफें करते थे। अचानक गुरुनाथ को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिस वजह से वह बहुत परेशान होता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। घर के खर्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पैसे की बहुत कमी हो गई थी। मंगू गुरुनाथ के घर में काम करके जितने पैसे कमाता था, वह अपने घर वालों के पास गांव में भेज देता था। गुरुनाथ के पास पैसों की कमी के कारण वह मंगू को तनख्वाह नहीं दे पा रहा था। मंगू अपने साहब की हालत जानता था, इसीलिए उनसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। एक दिन गुरुनाथ खुद ही मंगू से कहता है। अगले दिन भी उसके ढाबे पर बहुत भीड़ होती है। पूरे दिन वह काम में व्यस्त रहता है और बहुत पैसे कमाता है। इसी तरह मंगू का ढाबा खोले 1 हफ्ता ही बीता था। अब तक उसने सारे उधार के पैसे लौटा दिए थे। अगले दिन से जितने भी पैसे कमाने वाला था, वह सब उसका मुनाफा होने वाला था। जैसे ही अगले दिन वह ढाबे पर आता है तो देखता है उसके ढाबे के सारे सामान गायब हो चुके हैं। कुर्सी टेबल सब गायब था और उसका चूल्हा जिस पर बिरयानी बनाता था वह भी गायब था। अरे, ये अचानक मेरे ढाबे के सारे सामान कहाँ गायब हो गए?
क्या यहाँ कोई चोरी हुई है? वह यह सब सोच ही रहा था, तभी पड़ोस का एक आदमी वहाँ आता है। ओ भाई मंगू, तेरे दुकान पर तो चोरी हुई है। उन चोरों ने इन दिनों काफी दुकानों में चोरियां की है। भाई जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? कैसे चलाऊंगा अपना ढाबा? इतना कहकर वह नीचे जमीन पर बैठ जाता है। आज ही तो मुझे मुनाफा होने वाला था और ये सब हो गया। अभी तक जितने पैसे कमाए वो तो लोगों के उधार चुकाने में लग गया। अब कहाँ से लाऊंगा पैसा? मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं है जिससे मैं वापस नई चीजें खरीद पाऊँ और लोगों को बिरयानी खिला सकूं। सबसे पहले तो मुझे नया चूल्हा लाना होगा, तभी कोई काम हो पाएगा। यही सोचता सोचता जंगल की तरफ निकल पड़ता है। एक जगह उसे बहुत पुराना सामान फेंका हुआ दिखता है। उसमें एक चूल्हा भी दिखता है। इस चूल्हे को ही लेकर जाता हूँ, देखता हूँ ये काम करता है या नहीं। मंगू उस चूल्हे को लेकर आता है और उसे जलाता है। एक ही बार में वह चूल्हा जल जाता है। वाह, इतना पुराना दिख रहा है, फिर भी अभी तक सही है। मंगू सोचता रहता है, अब बर्तन और बिरयानी बनाने का सामान किसी भी तरह लाना होगा। तभी वह पीछे मुड़कर चूल्हे की तरफ देखता है। चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा पतीला चढ़ा हुआ था। अरे, अचानक ये पतीला यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा था। मंगू देखता है पतीले के बाद उसमें बिरयानी बनाने का कच्चा सामान आ जाता है और थोड़ी ही देर में बिरयानी पकना शुरू हो जाती है और बिरयानी पककर तैयार भी हो जाती है। चूल्हा अपने आप ही बंद हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो कोई जादुई बिरयानी चूल्हा दिखाई देता है। खुद ही इसने बिरयानी बना डाली। बिरयानी की महक से वापस से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मंगू सभी को बिरयानी खिलाता है और शाम तक बहुत पैसे कमाता है। ईश्वर ने चमत्कार कर दिया। आज उनके दिए हुए इस जादुई चूल्हे की वजह से मैं वापस अपना काम शुरू कर पाया हूँ। कई महीनों तक मंगू का ढाबा हर रोज चलता है और अब उसे बहुत अच्छी कमाई होती है। जादुई चूल्हा कुछ ही मिनटों में बिरयानी बनाकर तैयार कर देता था, जिस वजह से मंगू को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन मंगू के ढाबे पर उसके पुराने मालिक गुरुनाथ आते हैं। वाह मंगू, क्या बात है, तू तो बहुत प्रगति कर रहा है। जी मालिक, सब आपकी कृपा है। आइए बैठिए, बिरयानी खिलाता हूँ। मंगू गुरुनाथ को बिरयानी खिलाता है और पूछता है, क्या हुआ साहब, आपको नौकरी मिली या नहीं? हाँ मंगू, अब मेरी नई नौकरी लग गई है। कल हम दूसरे शहर में रहने के लिए रवाना हो रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चला जाऊं। गुरुनाथ मंगू से मिलकर अगले दिन दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाता है। मंगू मन लगाकर काम करता है। उस ढाबे के आसपास और जहाँ ढाबा था वहाँ का जमीन गुरुनाथ के दोस्त से खरीद लेता है और दिन प्रतिदिन और भी मशहूर हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा होटल खोल लेता है। अब वह उस जादुई चूल्हे को बहुत कम ही इस्तेमाल करता था। जब बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलता था तभी वह जादुई बिरयानी चूल्हा का इस्तेमाल करता था। मंगू अपने साथ कुछ आदमियों को रख लेता है और बहुत ही सफलतापूर्वक अपने होटल को चलाता है। एक गांव में प्रमोद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक दोस्त सुरेश था। दोनों ही गरीब परिवार से आते थे, इसलिए सब कुछ सोच समझकर करते थे। कभी भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते थे। प्रमोद बहुत ही अच्छा खाना बनाना जानता था और वह चाहता था कि गांव में उसका अपना एक ढाबा हो और लोगों को अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाए। प्रमोद के पास पैसों की बहुत कमी थी, इसीलिए वह हर कुछ थोड़ा थोड़ा बनाता था, लेकिन कई चीजें बनाना कभी नहीं छोड़ता था। प्रमोद और सुरेश में किसी बात को लेकर बहुत लड़ाई हुई और अब सुरेश प्रमोद को अपना दुश्मन मानने लगा। वह प्रमोद से कभी भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रमोद के मन में सुरेश के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। प्रमोद अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा कि वह अपने जीवन में क्या करेगा, कैसे पैसे कमाएगा। उसने सोचा, क्यों ना घर के आगे ही ढाबा खोल लो, लोग आएंगे तो मैं उन्हें स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाऊंगा। वह जमा किए हुए सारे पैसे ढाबा तैयार करवाने में लगा देता है। ढाबा बनकर तैयार हो चुका है। उसने कुछ कुर्सी टेबल लगवा ली और एक चूल्हा खरीद लिया।
जो तेल डालने पर ही जलता था। प्रमोद के ढाबे को देखकर सुरेश को बहुत गुस्सा आया। जब मैं पैसों की बात करता था तो कहता था कि नहीं है, और अब देखो कैसे नया ढाबा बनवा लिया। प्रमोद ने उधार पर खाने की कच्चे सामान ले लिए और खाना बनाकर बेचने लगा। लोगों को प्रमोद का खाना बहुत स्वादिष्ट लगने लगा। सभी उसके ढाबे पर आने लगे। धीरे धीरे प्रमोद ने सारे उधार चुका दिए और अब जो खुद का लाभ था उससे ही सामान खरीदने लगा और खाना बनाकर खिलाने लगा। पूरे गांव में प्रमोद के ढाबे की चर्चा होने लगी। हर रोज उसके ढाबे पर भीड़ लग जाती। प्रमोद ने अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दिया था। अब सुरेश को प्रमोद से बहुत जलन होने लगी। एक दिन सुरेश ने सोचा, प्रमोद बहुत पैसे कमा रहा है, इसके सारे पैसे चुरा लेता हूँ। प्रमोद ने सारे पैसे जमा करके अपने घर पर कहीं डिब्बे में रखे थे। जब प्रमोद दुकान पर आया तब सुरेश चुपके से खिड़की से उसके घर के अंदर चला गया और जमा किए हुए सारे पैसे चुराकर ले आया। जब प्रमोद घर आया और अपने कमाए हुए बाकी के पैसों के साथ रखने के लिए डिब्बा खोला, तब देखा कि उसके सारे पैसे गायब हैं। प्रमोद बहुत उदास हो गया और सोचा कि सारे पैसे कहाँ चले गए। अरे, सुबह तक तो सारे पैसे यहीं थे, पता नहीं अचानक सारे पैसे कहाँ चले गए। किसने चुरा लिया मेरे पैसे? चलो, जो चोरी हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकता। कल से और मन लगाकर काम करूंगा और ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। वह वापस से काम में जुट गया और पहले की तरह काम करने लगा। सुरेश ने देखा कि प्रमोद को पैसे चोरी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे, मैंने सोचा पैसे चुरा लूंगा तो इसके ढाबे पर कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन ये तो अभी भी पहले की तरह ही पैसा कमा रहा है। क्यों ना इसका चूल्हा ही चुरा लूं? अगर चूल्हा ही नहीं रहेगा तो यह खाना कैसे बनाएगा? यही सोचकर सुरेश ने प्रमोद के चूल्हे को भी चुरा लिया। जब प्रमोद अगली सुबह दुकान पर आया तो देखा चूल्हा गायब था। प्रमोद ने चारों तरफ चूल्हा ढूंढा, कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसे चूल्हा नहीं मिला। चूल्हा ही नहीं है तो खाना कैसे बनाऊंगा? प्रमोद दुखी होकर ढाबा बंद कर देता है। उसके सारे पैसे भी चोरी हो चुके थे और अब चूल्हा भी चोरी हो गया। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कई दिन गुजर गए। एक दिन जब प्रमोद रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने कबाड़ी वाले के पास एक चूल्हा देखा। चूल्हा देखकर वह बहुत खुश हो गया। कबाड़ी वाले के पास आया। क्या मैं ये चूल्हा ले लूं? मुझे बहुत जरूरत है इसकी। चूल्हा बहुत साल पुराना है, इसे कोई नहीं ले जाता। मुझे ये दे दो, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में मैं धीरे धीरे करके पैसे चुका दूंगा। हाँ ठीक है, ले जाओ, कोई बात नहीं, वैसे भी इसे कोई नहीं ले रहा। प्रमोद चूल्हे को लेकर अपने ढाबे पर आया। चूल्हे में तेल नहीं था। वह इधर उधर से इंतजाम करके तेल लाया और उसमें थोड़ा सा तेल डाला। तभी अचानक उसमें तेल भर गया। वह आश्चर्य में पड़ गया। अरे, ये कैसे हो गया? क्या ये कोई जादुई तेल का चूल्हा है? प्रमोद ने बर्तन चढ़ाया। सामान थोड़ा ही था, लेकिन फिर भी खाना बनाना शुरू कर दिया। वह थोड़ा खाना अपने आप बढ़कर बहुत सारा हो गया। प्रमोद खुश हो गया। वह समझ गया कि जरूर कोई जादुई चूल्हा है। अब वह चूल्हे में थोड़ा तेल डालता था तो चूल्हे में पूरा तेल भर जाता था, और वह सब्जी भी थोड़ा डालता तो बहुत सारी हो जाती थी। प्रमोद ने वापस से अपना ढाबा शुरू किया। अब सभी ग्राहक आने लगे। प्रमोद का खाना अभी भी स्वादिष्ट बनता था। सभी बहुत प्रशंसा करते थे। जब सुरेश ने यह सब देखा तो वह बहुत गुस्से में आ गया। वह सोचा, प्रमोद के पास फिर से इतने पैसे कैसे आ गए कि इसने नया चूल्हा खरीद लिया। अब मैं वापस चूल्हे को चुरा लूंगा। देखता हूँ कैसे वो अपना ढाबा खोलता है। जब प्रमोद शाम के वक्त ढाबा बंद करके घर की ओर जा रहा था, तभी सुरेश उसके ढाबे में घुस गया और जादुई चूल्हे को चुरा कर भाग ही रहा था। तभी उस चूल्हे में से एक लंबा सा हाथ बाहर आया
और सुरेश को मारने लगा। अरे छोड़ दो मुझे, मैं नहीं ले जा रहा तुम्हें कहीं, छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। सुरेश चूल्हे को वहीं रख देता है और भाग जाता है। अब सुरेश वापस कभी भी प्रमोद के ढाबे की ओर नहीं देखता। वह बहुत डर चुका था। सुरेश के कई प्रयास करने के बाद भी प्रमोद का ढाबा एक बार फिर अपने पुराने रूप में आ गया और यह सब उस जादुई तेल के चूल्हे का कमाल था।